ओके, वेट करते हैं बाकी बच्चों का। ओके, लेट्स स्टार्ट। छोड़िए। हाँ, तो हम एपिक के ऊपर बात कर रहे थे। एपिक क्या है? अ लॉन्ग नरेटिव पोएम अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ अ हीरो ऑफ ग्रेट हिस्टोरिक और लेजेंडरी इंपॉर्टेंस। सेटिंग इज वास्ट एंड द एक्शन is often given cosmic significance through the intervention of supernatural forces such as gods, angels and demons. So आपने एपिक्स देखे ही होंगे। फॉर एग्जांपल हमने इलियाद देख रखा है, हमने ऑडिसी देख रखा है ना, दोनों ही होमर के वर्क्स हैं। देन वर्जिल का एनीड आया है ना, जॉन मिल्टन का हमारे पास पैराडाइज लॉस्ट है। तो ये सब के सब क्या है? एपिक्स है, स्टोरीज़ है, ग्रेट हिस्ट्रीज़ है ना। इसमें गॉड्स का इन्वॉल्वमेंट भी हमें देखने को मिलता है, एंजल्स डीमंस का। एपिक्स आर टिपिकली रिटन इन अ क्लासिकल स्टाइल, है ना, पास्ट वाले हैं। सो क्लासिकल स्टाइल है ऑफ ग्रेट सिंप्लिसिटी विद एलेबोरेट मेटाफर्स एंड allusions that enhance the symbolic importance of a hero's adventures. Some well-known epics are Homer's Iliad and Odyssey, Virgil's Aeneid and John Milton's Paradise Lost. तो ये रहे कुछ वेल नोन एपिक्स। नेक्स्ट हमारा जो है वो है एपिग्राम। एपिग्राम क्या होता है? अ सेइंग दैट मेक्स अ स्पीकर्स पॉइंट क्विकली एंड कॉन्साइजली। दोबारा सुनिए। अ सेइंग दैट मेक्स अ स्पीकर्स पॉइंट क्विकली एंड कंसाइजली। Samuel Taylor Coleridge wrote an epigram that neatly sums up the form. What is an epigram? Question mark. A dwarf fish, whole, its body brevity and wits या फिर rides की जगह which is soul. एक सेकेंड रुकिए। ओके, सो बेसिकली एक बहुत ही शॉर्ट नोट है ना, सेइंग जो कि स्पीकर का पॉइंट बहुत ही ब्रीफ में प्रेजेंट कर दे। नेक्स्ट है एपिलॉग, अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट और सेक्शन ऑफ अ लिटरेरी वर्क। तो हमारे पास प्रोलॉग होता है, हमारे पास एपिलॉग वैसे ही होता है। प्रोलॉग शुरू में आता है, एपिलॉग जो है वो कंक्लूजन होता है या कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है। अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट और सेक्शन ऑफ अ लिटरेरी वर्क, ठीक है। In dramas, particularly those of the 17th and 18th centuries, the epilogue is a closing speech, often in verse, delivered by an actor or at the end of a play and spoken directly to the audience. A famous epilogue is Puck's speech at the end of William Shakespeare's A Midsummer Night's Dream. Similarly, अगर आप उसकी बात करें, टेम्पेस्ट की बात करें, तो टेम्पेस्ट के एंड में भी हमारे पास एक एपिलॉग है ना। प्रॉस्पेरो खुद आए थे देने के लिए। नेक्स्ट है एपिफनी। एपिफनी क्या होता है? अ सडन रिविलेशन ऑफ ट्रुथ इंस्पायर्ड बाय अ सीमिंगली ट्रिवियल इंसिडेंट्स। सो इसे कहते हैं एपिफनी। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या होता है, और इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। एपिफनी अ सडन रिविलेशन ऑफ ट्रुथ, है ना, अ सडन रिविलेशन ऑफ ट्रुथ इंस्पायर्ड बाय अ सीमिंगली ट्रिवियल इंसिडेंट, जिसको आपको लगा कि ओके यहाँ से तो कुछ आ नहीं सकता है ना, आपने कल्पना नहीं किया था, वहीं से आ गया। अ सडन रिविलेशन ऑफ ट्रुथ। द टर्म वॉज वाइडली यूज्ड बाय जेम्स जॉयस इन हिज क्रिटिकल राइटिंग्स एंड द स्टोरीज ऑफ जॉयसेज डबलिनर्स आर कॉमनली कॉल्ड एपिफनीज, है ना। डबलिनर्स जिसके अंदर हमारे पास अराउंड 10 स्टोरीज है जितना मुझे याद है। नेक्स्ट है
एपिसोड, ये बहुत ईजी है। एन इंसिडेंट दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ स्टोरी एंड इज सिग्निफिकेंटली रिलेटेड टू इट। एपिसोड्स मे बी either self-contained narratives or events that depend on a larger context for their sense and importance. Examples of episodes include the founding of Wilmington, Delaware in Charles Reade's The Disinherited Heir, and the individual events comprising the picaresque novel and the medieval romances. Give me a moment, है ना, गिव मी मोमेंट, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर मैंने लिंक सेंड किया हो तो आई थिंक मैंने लिंक सेंड किया है, या लिंक मैंने सेंड कर रखा है ना। ओके ओके, या लेट्स मूव फॉरवर्ड। एपिसोड हो गया। नेक्स्ट है आपका एपिस्टोलरी नॉवल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर आ जाता है। एपिस्टोलरी आपको पता भी होना चाहिए क्या है। अ नॉवल इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, है ना। एपिस्टोलरी नॉवल इज लाइक अ नॉवल इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, है ना। इसके एग्जाम्पल नीचे दे रखे हैं, एक्चुअली नहीं दे रखा। एनीवे, द फॉर्म वॉज पर्टिकुलरली पॉपुलर इन द 18th सेंचुरी। जो भी है, पॉइंट ये है कि अगर एक पूरा का पूरा जो नॉवल है वो लेटर्स के फॉर्म में लिखा गया है। अक्सर कुछ वर्क्स फॉर एग्जांपल जो अकाउंट्स होते हैं, जो बायोग्राफीज होते हैं, वो कभी कभी नॉवल के फॉर्म में, कभी कभी लेटर्स के फॉर्म में होते हैं। सो वैसे लेटर्स के फॉर्म में जो नॉवल होता है उसे हम कहते हैं एपिस्टोलरी नॉवल। नेक्स्ट है एपिथैप। क्या होता है? एन इंस्क्रिप्शन ऑन, एक सेकंड रुकिए, ये रहा टुम्बस्टोन ऑन अ टुम्ब और टुम्बस्टोन, ठीक है ना। सो एन इंस्क्रिप्शन on a tomb or tombstone or a verse written on the occasion of a person's death, इसे हम कहते हैं एपिथैप। एपिथैप्स may be serious or humorous, depends a lot on the जो person मरा है उसका क्या व्यू पॉइंट रहा है। So epitaphs may be told, may be serious or humorous. Dorothy Parker's epitaph reads, I told you I was sick. तो ऐसे कुछ भी हो सकता है ना। बेसिकली डिपेंड्स अ लॉट अपॉन कि जो पर्सन मर रहा है वो क्या लिखवाना चाहता है। नेक्स्ट इज एपिथैलेमियन, है ना। क्या है ये? अ सॉन्ग और पोएम रिटन टू ऑनर एंड कमेमोरेट अ मैरिज सेरेमनी, है ना। देखिए सब में थोड़ा डिफरेंस है, एपिथैप में, एपिथैलेमियन में, है ना। आपको पता होना चाहिए कि दोनों में लाइक डिफरेंस वगैरह क्या है। अ सॉन्ग और पोएम रिटन टू ऑनर एंड कमेमोरेट a marriage ceremony. Famous examples include Edmund Spenser's Epithalamion and E. Cummings' Epithalamion, also spelled epithalamium. Sorry, mium. Anyway, next is ये है epithet. So again difference है, हमारे पास पहले है epithap, next है epithalamion, और अब है epithet. A word or phrase often disparaging or abusive that expresses a character trait of someone or something. The Napoleon of crime, है ना। दोबारा सुन लीजिए, एपिथेट क्या होता है? ये एक डिस्पार्जिंग, है ना, अ वर्ड और फ्रेज ऑफन डिस्पार्जिंग और अब्यूजिव वर्ड है ना, अब्यूजिव वर्ड है या फिर अब्यूजिव फ्रेज है। दैट एक्सप्रेसेस अ कैरेक्टर ट्रेट ऑफ समवन और समथिंग, है ना। तो कोई पर्टिकुलर पर्सन है या कोई पर्टिकुलर जो एलिमेंट है, हमें वही उसका एक रूप डिस्प्ले करना होता है ना, उसको यूज़ करना होता है बेसिकली। सो हम जब बोलते हैं द नेपोलियन ऑफ क्राइम, इट इज़ एन एपिथेट अप्लाइड टू प्रोफेसर मोरियार्टी, जो कि है आर्च राइवल ऑफ शेरलॉक होम्स इन आर्थर कोनन डॉयल्स सीरीज ऑफ डिटेक्टिव नॉवेल्स। तो देखिए होता क्या है, आर्थर कॉनन डॉयल फेमस है अपने डिटेक्टिव नॉवेल्स के, डिटेक्टिव स्टोरीज़ के लिए। ये बहुत ही फेमस है, अगाथा क्रिस्टी बहुत ही फेमस है ना। तो इनका जो कैरेक्टर है वो है शेरलॉक होम्स, है ना। इन्होंने ही बनाया था शेरलॉक होम्स का कैरेक्टर। और शेरलॉक होम्स के का एक आर्च राइवल है ना, उसका नाम है मोरियार्टी। आपने अगर मूवीज़ देखी है स्पेशली रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाली, तो उसमें भी आपको मोरियार्टी वाला कैरेक्टर दिख जाएगा। सो उसको, है ना, उसको ये बोला जाता है द नेपोलियन ऑफ क्राइम। तो इसे हम कहते हैं एपीथेट। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एपीथेट, एपिथैलेमियन एंड एपिथैप, है ना। एपिथैप जब मरने के बाद, है ना, लाइक मरने के टूम्बस्टोन के ऊपर लिखा होता है, इंस्क्राइब किया होता है। एपिथैलेमियन की एक ऐसा पोएम हो या सॉन्ग जो किसी के ऑनर में, है ना, मैरिज सेरेमनी या टू ऑनर एंड कमेमोरेट अ मैरिज सेरेमनी, ये है एपिथैलेमियन। और नेक्स्ट है एपिथेट, ये है
कि एक वर्ड और फ्रेज जब हम यूज़ करते हैं किसी उसमें कोई कैरेक्टर ट्रेट यूज़ करते हैं ना, एक्सप्रेस अ कैरेक्टर ट्रेट ऑफ समवन और समथिंग, जैसे कि द नेपोलियन ऑफ क्राइम। किसके बारे में बोला गया था ये? मोरियार्टी के बारे में। वो कौन है? आर्च राइवल है किसका? शेरलॉक होम्स का। किसने लिखा है? आर्थर कॉनन डॉयल। नेक्स्ट है ऐसे अब ये तो कॉमन चीज़ है, कोई बात नहीं। ऐसे अ प्रोज composition with a focused subject on discussion or of discussion. The term was coined by Michael D. Montaigne to describe his 1580 collection of brief, informal reflections on himself and on various topics relating to human nature. An essay can also be long, systematic and systematic discourse. छोड़िए ये उतना important नहीं है। Next important है exemplum। क्या होता है? Again a tale with a moral message. This form of literary sermonizing flourished during the Middle Ages. Sermons भी ऐसे ही होते हैं। When exempla appeared in collections known as example books, the works of Geoffrey Chaucer are full of exempla. Okay, so exemplum, a tale with a moral message. Again ये ऐसा like question वाला नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टेंशियलिज्म। अगेन इसके ऊपर हमने पूरा PDF कर रखा है, सो यू कैन रेफर टू दैट। एग्जिस्टेंशियलिज्म अ प्रीडोमिनेंटली 20th century philosophy concerned with the nature and perception of human existence, है ना। मोर ऑफ अ कि एब्सर्डिज्म के बाद ये एब्सर्डिज्म या फिर निहिलिज्म के बाद ये सोचना कि ठीक है फिर भी हमें एग्जिस्ट करते रहना है, फिर भी हमें अपना जो पर्सनल गोल है वो निकालना है, ढूंढना है। देयर आर टू मेजर स्ट्रेन्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिस्ट थॉट्स, एक है एस्थेटिक और एक है क्रिश्चियन। फॉलोअर्स ऑफ एस्थेटिक एग्जिस्टेंशियलिज्म बिलीव दैट द इंडिविजुअल इज अलोन इन अ गॉडलेस यूनिवर्स and that the basic human condition is one of suffering and loneliness. Nevertheless, because there are no fixed values, individuals can create their own characters. Indeed, they can shape themselves through the exercise of free will. The aesthetic strain culminates and is popularly associated with the works of John Paul Sartre. इन्हें ही एक तरह से इनको एक टर्म भी दिया गया था एग्जिस्टेंशियलिस्ट का, जो इन्होंने शुरू में लेने से मना कर दिया था। द क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स ऑन द अदर हैंड बिलीव दैट ओनली इन गॉड मे पीपल फाइंड फ्रीडम एंड फ्रॉम लाइफ्स एंग्विश। द ट्रू स्ट्रेन्स होल्ड सर्टेन बिलीव्स इन कॉमन। क्या क्या है वो? That existence cannot be fully understood or described through empirical effort. तो ये पहला चीज़ जो इस पे दोनों मानते हैं। That anguish is a universal element of life. That individuals must bear responsibility for their actions, and that there is no common standard of behavior or perception for religious and ethical matters. तो ये वो कुछ चीज़ें जिन पे ये दोनों ही बिलीव करते हैं। नेक्स्ट है existentialist thought figures prominently in the works of such authors as यूजीन आयनस्की के वर्क में हमें देखने को मिलता है, फ्रैंक काफ्का के, फ्योडोर डोस्टोयेव्स्की के, सिमोन डे बेवोर, ये पार्टनर भी रही है जॉन पॉल सार्ट्रे के, एंड सैमुअल बेकेट एंड एल्बर्ट कैमस। सभी के सभी बहुत ही फेमस लोग हैं, है ना, इनके वर्क्स भी काफ़ी फेमस हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेट्रियटिज्म। क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ लीविंग वंस कंट्री। ऑब्वियसली बात है, आपको पता है पेट्रियटिज्म क्या होता है। एक कंट्री के लिए आपका प्यार, है ना, आप अपने कंट्री के लिए आपका प्यार, सो वो पेट्रियटिज्म होता है। लेकिन द प्रैक्टिस ऑफ लीविंग वंस कंट्री टू लिव फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड इन अनदर कंट्री, इसे हम कहते हैं एक्सपेट्रियटिज्म। लिटरेरी एक्सपेट्रिएट्स इंक्लूड इंग्लिश पोएट्स सच एज पर्सी बायशे शेली, जॉन कीट्स in Italy, Polish novelist Joseph Conrad in England, American writers Richard Wright, James Baldwin, Gertrude Stein, and Ernest Hemingway in France, and Trinidadian author Neil Bisondat in Canada. तो ये रहे कुछ एक्सपेट्रियटिज्म के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है एक्सपोजिशन। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है
डेफिनेटली आ सकता है। एक्सपोजिशन क्या होता है? राइटिंग इंटेंडेड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एन आइडिया, इसे हम कहते हैं एक्सपोजिशन। द नेचर ऑफ एन आइडिया, थिंग और थीम। एक्सपोजिटरी राइटिंग अगेन जैसे इससे पहले हमारा एपिस्टोलरी नोवेल था वो इम्पॉर्टेंट था। एक्सपोजिटरी राइटिंग इज ऑफन कंबाइंड विद डिस्क्रिप्शन, नरेशन और आर्ग्यूमेंट। In dramatic writing, the exposition is the introductory material which presents the characters, setting, and tone of the play. An example of dramatic exposition occurs in many 19th century drawing room comedies in which the butler and the maid open the play with relevant talk about their masters and mistresses. In composition and exposition, in composition, exposition relays factual information as in encyclopedic entries. आपके लिए आप ये इतना याद रख सकते हैं कि प्ले के शुरू में हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलना स्टार्ट होता है उसको बोला जा रहा है एक्सपोजिशन। I will have to buy Mortin today. Anyway, let's move forward. Expressionism, again इसके ऊपर भी हमने पूरा एक PDF कर रखा है। अगर आप में से समी है कोई, है ना, समी ने आई गेस ज्वाइन नहीं किया होगा बट है समी, आपको PDF मिल जाएंगे ना। आपको बस ये बताना है कि कौन कौन से PDF आपको चाहिए, वो PDF आपको सेंड कर दिए जाएंगे। एक सेकेंड। Okay. Where is it? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम थे एक्सप्रेशनिज्म में। एक्सप्रेशनिज्म क्या होता है? एन indistinct literary term originally used to describe an early 20th century school of German painting. इसे हम कहते हैं expressionism. The term applies to almost any mode of unconventional, highly subjective writing that distort reality in some way. इसे advocates of expressionism include dramatist George Casier, Ernest Toller, Luigi Pirandello. इनके ड्रामास, इनके प्लेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेडरिको गार्सिया लोरका, यूजीन ओनील, अगेन एक फेमस ड्रामाटिस्ट, एंड एल्मर राइस। पोएट्स जॉर्ज हेम, अर्नेस्ट स्टैडलर, अगस्ट स्ट्राम, गॉटफ्राइड बेन एंड जॉर्ज ट्राकाल, एंड नॉवलिस्ट सच एज फ्रैंक काफ्का एंड जेम्स जॉयस। तो ये रहे एक्सप्रेशनिज्म से। इसके ऊपर पूरा PDF है, आई डोंट थिंक कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है फेबल। फेबल क्या होता है? अ प्रोज और वर्स नरेटिव। सो एक नरेटिव वर्क है ना। अ प्रोज और वर्स नरेटिव इंटेंडेड टू कन्वे अ मोरल, है ना। इसमें एनिमल्स यूज़ करते हैं हम लोग। एनिमल्स और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स विद ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफन सर्व एज कैरेक्टर्स इन फेबल्स। द फेमस फेबल इज एसोप्स द टोर्टोइस इन द हेयर। तो यूजुअली जो फेबल्स होते हैं उसके अंदर हमें एनिमल्स को देखने को मिलता है ना, एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फेरी टेल्स। अगेन सिमिलर है बट डिफरेंट है इस वे में कि शॉर्ट नरेटिव फीचरिंग मिथिकल बींग्स, है ना। पिछले वाले में सिर्फ एनिमल्स था,
इसमें short narratives featuring mythical beings such as fairies, elves, spirits. These tales originally belonged to the folklore of a particular nation or a region, such as such as those collected in Germany by Jacob and Wilhelm Grimm. Two other celebrated writers of fairy tales are Hans Christian Andersen and Rudyard Kipling. Rudyard Kipling again जाने जाते हैं बहुत. नेक्स्ट है फैंटेसी. क्या होता है फैंटेसी? अ लिटरेरी फॉर्म related to mythology or folklore. So fantasy. Fantasy literature is typically set in the non-existent realms and features supernatural beings. Notable examples of fantasy literature is Lord of the Rings by J.R.R. Tolkien. Currently इसका एक सीरीज भी चल रहा है. And Gormain Ghast या फिर Gormain Ghast एक सेकंड ट्रिलॉजी बाय मर्विन पीक. नेक्स्ट है फार्स. ये इंपॉर्टेंट है. फार्स काफ़ी जगह पूछा भी जाता है. फार्स क्या होता है? अ टाइप ऑफ कॉमेडी कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रॉड ह्यूमर. इसे हम कहते हैं फार्स. ह्यूमर, आउटलैंडिश इंसिडेंट्स एंड ऑफन वल्गर सब्जेक्ट मैटर. Much of the comedy in film and television could more accurately be described as farce. Next क्या है? Next है फीमे फेटाल. ओके, फीमे फेटाल क्या होता है? इसका मतलब फीमे मतलब वुमन है ना, और फेटाल मतलब फेटल. द फ्रेंच फ्रेज विद द लिटरल ट्रांसलेशन फेटल वुमन. द फीमे फेटाल इज अ sensuous, alluring woman who often leads men into danger or trouble. A classic example of the female fatale is a nameless character in Billy Wilder's 7 Years Itch, portrayed by Marilyn Monroe in the film adaptation. So, female fatale is like a sensuous, alluring woman who often leads men to danger or trouble. Next है Fest Schrift, a collection of essays written in honor of a distinguished scholar and presented to him or her to mark some special occasion. इसे कहते हैं. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है फिक्शन. क्या होता है? एनी स्टोरी दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन rather than documentation of fact. Characters and events in such narratives may be based in real life, but their ultimate form and configuration एक सेकंड रुकिए. Okay, so any story that is a product of imagination rather than a documentation of fact. Characters and events in such narratives may be based in real life, but their ultimate form and configuration is the creation of the author. Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales, Laurence Sterne's The Tristram Shandy, and Margaret Mitchell's Gone with the Wind are examples of fiction. Most works जो है आपको fiction works ही मिलने वाले हैं. फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, पूरा फिगर ऑफ स्पीच यही से आता है. फिगरेटिव लैंग्वेज है ना, अ टेक्निक इन राइटिंग इन विच द ऑथर टेम्पोररीली इंटरप्ट्स द ऑर्डर, कंस्ट्रक्शन और मीनिंग ऑफ द राइटिंग फॉर अ पर्टिकुलर इफेक्ट. दिस इंटरप्शन टेक्स अ फॉर्म ऑफ वन और मोर फिगर ऑफ स्पीच, सच एज हाइपरबोल हो सकता है, आयरनी हो सकता है, सिम्बली हो सकता है, मेटाफर, कुछ भी. फिगरेटिव लैंग्वेज इज द ऑपोजिट ऑफ द लिटरल लैंग्वेज इन विच एवरी वर्ड इज ट्रूथफुल, एक्यूरेट एंड फ्री ऑफ एग्जैजुरेशन और एम्बेलिशमेंट, जो कि आपको फिगर ऑफ स्पीच में भर भर के देखने को मिलेगा, है ना. एग्जैजुरेशन, एम्बेलिशमेंट्स एंड एटसेट्रा. एग्जाम्पल्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेजेस ट्रूप सच एज मेटाफर एंड रिटोरिकल फिगर्स सच एज apostrophe. अब आते हैं सीधा फिगर ऑफ स्पीच पे. राइटिंग that differs from customary conventions
for construction, meaning, order, or significance for the purpose of a special meaning or effect. There are two major types of figure of speech. Rhetorical figures होते हैं which do not make changes in the meaning of the word, and troops which do. Types of figure of speech includes simile, hyperbole, alliteration, pun, है ना, बहुत सारे, obvious सी बात है. नेक्स्ट है फ्लैशबैक. अच्छा लिटरेरी डिवाइस है. A device used in literature to present action that occurred before the beginning of the story. Flashbacks are often introduced as the dreams or recollection of one or more characters. इसको मैं ठीक कर लेता हूँ ना, एक सेकंड रुकिए. They are introduced as the dreams or recollections. एक सेकंड. Okay, I guess ये हैंग हो चुका है. Okay. The dreams or recollections of one or more. हाँ, तो often introduced, anyway आपको दिख ही रहा होगा. Often introduced as the dreams or a recollection or recollections of one or more characters. Flashback techniques are often used in films where they are typically set off by a gradual changing of one picture to another. इसे हम कहते हैं flashback. दोबारा ऊपर का एक थोड़ा सा देख लीजिए. A device used in literature to present action that occurred before the beginning of the story. Flashbacks है ना. नेक्स्ट है फॉइल. क्या होता है? A character in a work of literature whose physical or psychological qualities contrast strongly with and therefore highlight the corresponding qualities of another character. ठीक है ना, तो कंपैरिजन टाइप यहाँ पे आ गया है. दोबारा, a character in a work of literature whose physical or psychological qualities contrast strongly with and therefore highlight the corresponding qualities of one of another character. In his Sherlock Holmes stories, जो राइटर हैं आर्थर कॉनन डॉयल portrayed Dr. Watson as a man of sir, you taking grammar? Are you taking grammar classes? Yeah, I am taking grammar classes, है ना. ग्रामर क्लासेस तो नहीं बोलेंगे, इट्स मोर लाइक राइटिंग सेक्शन. एसेज है ना, करंटली जो है हर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे है ना, इन 3 दिन जो है क्लासेस हो रहे हैं ग्रामर राइटिंग वाले. हम लोगों के ऐसे चल रहे थे. सो 5 सेशंस तो हमारे गए ऐसे गाइड पे उसे एक्सप्लेन करने में, एंड देन उसके बाद हम लोगों ने कुछ और सेशंस किए. सो अभी भी करंटली ऐसे ही चल रहा है. लेट्स सी, आई एम होपिंग कि 1-2 हफ्ते और ऐसे चलेंगे एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट वन. मे बी वो लेटर राइटिंग होगा, हु नोज. बट देन या ग्रामर तो नहीं. ग्रामर क्लासेस, if you are talking about my personal videos, then I'm making videos on grammar, say like part of speech, etc. because जिस इंस्टीट्यूट में करंटली मैं पढ़ रहा हूँ MIT, यहाँ पे बच्चे टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं ना, सो दे वुड बेनिफिट अलॉट अगर मैं ग्रामर वाले ग्रामेटिकल वीडियोस के ऊपर वीडियोस अगर मैं बनाऊँ, एंड हेंस आई वाज मेकिंग देम. बट देन ऐसा कुछ नहीं है कि आई एम टेकिंग ग्रामर क्लासेस. अगेन अगर मुझे बोला जाएगा देन आई विल श्योरली टेक इट, बट अप अंटिल दैट मोमेंट नहीं, अभी तो नहीं चल रहा. Where? Oh, I'm currently employed at MIT मोरादाबाद, है ना. यहाँ पे MIT, सो लाइक एक मोरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. हैंस जो बच्चे हैं वो मोर ऑफ अ टेक्निकल इंग्लिश पढ़ते हैं ना. सो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, नरेशन उसमें आ जाता है, उसके अंदर एक्टिव पैसिव आता है, एंड देन लेटर पार्ट ऑफ देयर सिलेबस कंटेन्स अ लॉट ऑफ, फॉर एग्जांपल हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, नेगोशिएशन कैसे होता है, प्रेजेंटेशन कैसे होता है ना, स्पीच कैसे दी जाती है, एसेज एटसेट्रा. सो दैट इज़ व्हाट आई प्रिपेयर देम फॉर. सो आई थॉट कि ना क्यों ना मैं इसके बाद वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूँ ताकि उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो. सो आई मेड अ फ्यू ऑफ दोस वीडियोस, है ना. आई गेस पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर, हर एक के ऊपर, नाउन के ऊपर एक वीडियो था, है ना. उसके अंदर नाउन के टाइप्स थे, उसके एग्जाम्पल्स थे. सिमिलरली प्रोनाउन के ऊपर आई मेड अ फ्यू 4 or 5 वीडियोज़, एंड देन ऑब्वियसली बात है नो, ये फेस्टिवल सीजन था, एंड सो आई कुडंट prepare more. But then I guess आगे जाके मे बी
4-5 दिन में, या फिर आज ही शायद से मैं एक वीडियो बना दूँ, हु नोस. But then yeah, I'm not doing that like other than that I'm not really teaching grammar. But then in case अगर नॉर्थ ईस्ट PSC में मुझे बोला जाएगा कि ओके स्टार्ट टेकिंग ग्रामर क्लासेस, एंड I'll probably take it, है ना. Anyway, is it for free? It is free, है ना. Like if you're talking about my personal channel it is free, है ना. एक सेकंड रुकिए. एक सेकेंड. एसेज राइटिंग, लेटर राइटिंग, इज इट फ्री सर? आई डोंट थिंक सो. जो एसेज राइटिंग और लेटर राइटिंग वाला सेशन है ये इट इज़ लाइक आई गेस अगेन यू हैव टू टॉक टू सर अबाउट दिस, बट आई गेस ये कुछ 3-4 ग्रुप्स है जिसके अंदर है ना आई सेंड दिस. टाइमिंग तो सेम ही है, टाइमिंग यही टाइमिंग है. सर डू सेंड द लिंक्स, है ना. आई डू सेंड द लिंक्स, है ना. जो जिन ग्रुप्स में मुझे बोला गया है लिंक सेंड करने के लिए उनमें वो लिंक्स जाते हैं. यू कैन टॉक टू सर अबाउट दिस, है ना, इन केस यू वांट टू ज्वाइन इट, बिकॉज हमारे आई गेस इस पॉइंट तो 10 सेशंस हो चुके हैं हमारे, 10 सेशंस, है ना. यू विल गेट द वीडियोस ऑन 10 सेशंस के. सो या यू शुड कॉन्टैक्ट. अदर देन दैट मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे को वो सेशंस होते हैं अगेन सेम टाइमिंग्स पे 6 बजे, 6 से 7 बजे, अनलेस कोई काम आ जाता है, वरना उसी टाइम पे होना है. सो यू कैन जॉइन दैट, है ना. यू कैन जॉइन दैट एक्चुअली. बहुत ही अच्छे सेशंस अब तक हुए हैं. एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, नेक्स्ट वी हैव फॉइल, अ कैरेक्टर in the work of literature whose physical or psychological qualities contrast strongly with and therefore highlight the corresponding qualities of another character. इसे हम कहते हैं foil. जैसे कि इन शेरलॉक होम्स स्टोरीज आर्थर कॉनन डॉयल जो राइटर हैं पोर्ट्रेज डॉक्टर वॉटसन एज अ मैन ऑफ नॉर्मल हैबिट्स. सो वी हैव नॉर्मल वॉटसन टू कंपेयर शेरलॉक होम्स विद, है ना. सो ही इज़ अ नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल हैबिट्स है उसके, एंड इंटेलिजेंस भी नॉर्मल है, मेकिंग हिम अ फॉइल फॉर द इसेंट्रिक एंड वंडरफुली परसेप्टिव शेरलॉक होम्स. तो एक कंपैरिजन आ जाता है वहाँ पे. वी अंडरस्टैंड कि शेरलॉक होम्स गिफ्टेड है. नेक्स्ट इज फोकलोर. Okay, next is folklore. Traditions and myths preserved in a culture or group of people, you know, folklore. Typically these are passed on by words of mouth in various forms, है ना, such as legends, songs and proverbs. Earlier जो classic tales से वो ऐसे ही आगे बढ़े folklore, or preserved in customs and ceremonies. This term was first used by W.J. Thomas in 1846. Sir James Fraser, Sir James Fraser's The Golden Bough is a record of English folklore myths about frontier and the old South exemplify American folklore. Okay, next is folktale. इससे पहले वाला folklore था, ये है folktale. क्या होता है? A story originating in oral tradition. A story originating in oral tradition, folk tales falls into a variety of categories, including legends, ghost stories, fairy tales, fables जो हमने ऊपर पढ़े, anecdotes based on historical figures and events. Examples of folklores include Giambattista, Bastiles, the Pentamerone, which contains the tales of पुस इन बूट्स, ये बहुत ही फेमस वो है, अगेन फेबल है. Rapunzel, Cinderella, Beauty and the Beast, and Joel Chandler Harris's Uncle Remus stories, which represent transplanted African folk tales, American tales about the character Mike Fink, Johnny Appleseed, Paul Bunyan, and Pecos Bill. Anyway, is this general English? This is not general English. ये पीजीटी के सेशंस है ना. दिस इज़ वी आर प्रिपेयरिंग शॉर्ट नोट्स. हमारा पीजीटी के सेशंस चल रहे थे, है ना. सो सारे के सारे जो मूवमेंट्स थे वो उनके पीडीएफ्स हो चुके हैं, उनके ऊपर वीडियोस बन चुके हैं. एंड अब जो हम सेगमेंट कर रहे हैं वो ये है कि उनके अलावा आपको जो नेक्स्ट चीज़ आने वाला है वो है शॉर्ट नोट्स. तो हम शॉर्ट नोट्स कर रहे हैं, ये जनरल इंग्लिश की क्लास नहीं है. इट इज़ नॉट फॉर जनरल लाइक या वो आपका जो जनरल इंग्लिश है, नो जॉय, दिस इज लिटरेचर, है ना. जो जनरल इंग्लिश का जो क्लास है वो आपका मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे होगा.
है ना। मंडे ट्यूसडे नहीं होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे नहीं होगा, फ्राइडे होगा, एंड देन बैक टू मंडे। ये आपके जनरल इंग्लिश के क्लासेस हैं। ओके, थैंक यू। या ओके, नेक्स्ट इज फुट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रिदम इन द लाइन ऑफ पोएट्री, इसे हम कहते हैं फुट, है ना। इन इंग्लिश लैंग्वेज पोएट्री अ फुट इज टिपिकली वन एसेंटेड सिलेबल कंबाइंड विद वन और टू अनएसेंटेड सिलेबल, है ना। तो यूजुअली जो हमारा ये यूजुअली एक सेकंड रुकिए, यूजुअली जैसे कि हम बोलते हैं पेंटामीटर्स, हेक्सामीटर ना, ईएम्स जिसे हम कहते हैं, ईएम्स, थैंक यू। या ओके ओके, सो जो ईआर्म्स हम कहते हैं वो भी इनसे ही बनते हैं। द फुट इज एन ईआर्म, है ना। तो या अ फुट इज टिपिकली वन एसेंटेड सिलेबल कंबाइंड विद वन और टू अनएसेंटेड सिलेबल, बिकॉज दो के भी होते हैं, तीन के भी होते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट। व्हेन द एसेंट इज ऑन द फर्स्ट ऑन द सेकेंड सिलेबल ऑफ अ टू सिलेबल वर्ड, जैसे कि कंटॉर्ट, द फुट इज एन ईआर्म, बिकॉज जो स्ट्रेस है वो कहाँ पे है। द रिवर्सल एसेंचुअल पैटर्न, जैसे कि टॉर्चर, इज अ ट्रॉची। अदर फीट्स में और भी है ना, वी हैव डैक्टाइल एटसेट्रा एटसेट्रा। अदर फीट्स दैट कॉमनली अकर इन पोएट्री इन इंग्लिश आर एनापेस्ट है, टू एसेंटेड सिलेबल्स फॉलोड बाय एन एसेंटेड, एक सेकंड रुकिए, ओके। सो टू असेंटेड सिलेबल्स एज इन सुइसाइड। तो ये हो गया आपका फुट, इससे ही होता है फीट। नेक्स्ट इज फोर शैडोइंग। फोर शैडोइंग अगेन अ डिवाइस यूज्ड इन लिटरेचर टू क्रिएट एक्सपेक्टेशन, है ना, एक्सपेक्टेशन और टू सेट अप एन एक्सप्लेनेशन ऑफ लेटर डेवलपमेंट्स। फोर शैडोइंग पहले ही आपको थोड़ा बहुत हिंट दे दिया गया है कि आगे क्या आने वाला है। In Charles Dickens' Great Expectations, the graveyard encounter at the beginning of the novel between Pip and the escaped convict Magwitch foreshadows the baleful atmosphere and events that comprise much of the narrative, है ना। तो foreshadowing is more like कि शुरू में ही आपके जो events हैं वो आपको hint दे देते हैं कि आगे आप क्या expect कर सकते हैं। Next is form, the pattern or construction of a work which identifies its genre and distinguishes it from other genres, इसे हम कहते हैं form, the pattern or construction of a work which identifies its genre and distinguishes it from other genres. Example of forms include the different genres such as lyric form होता है, short story form होता है, या फिर various other various patterns for poetry such as verse form और stanza form, जो भी उसका literal structure है, form है। फॉर्म की बात कर रहे थे। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मलिज्म, इसके ऊपर भी हमने एक पूरा पीडीएफ कर रखा है। इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म द बिलीव दैट लिटरेचर शुड फॉलो प्रिस्क्राइब्ड रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन सच एज दोज दैट गवर्न द सोनेट फॉर्म। एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मलिज्म आर फाउंड इन द वर्क्स ऑफ न्यू क्रिटिक्स एंड स्ट्रक्चरलिस्ट्स, बिकॉज वो फॉर्म से रिलेटेड है ना, दे आर वेरी फॉर्म बेस्ड। नेक्स्ट इज फ्री वर्स। क्या होता है फ्री वर्स? अगेन वी हैव blank verse, we have free verse. Poetry that lacks regular metrical and rhyme patterns but that tries to capture the cadences of everyday speech, इसे हम कहते हैं free verse. The form allows a poet to exploit a variety of rhythmic effects within a single poem. Free verse techniques have been widely used in the 20th century by such writers as Ezra Pound, T.S. Eliot, Carl Sandburg and William Carlos Williams, also known as verse libre। हाँ, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि फ्री वर्स को वर्स लिब्रे भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जॉनरा। जॉनरा किसे कहते हैं? अ कैटेगरी ऑफ लिटरेरी वर्क। इन क्रिटिकल थियोरी अ जॉनरा मे रेफर टू बोथ द कंटेंट ऑफ अ गिवन वर्क, जैसे कि ट्रेजेडी, कॉमेडी, पेस्टोरल, एंड टू इट्स फॉर्म सच एज पोएट्री, नॉवल और ड्रामा, है ना। तो ये सभी जॉनरा में ही आते हैं ना। इट्स अ कैटेगरी ऑफ लिटरेरी वर्क, इसे हम कहते हैं जॉनरा। द टर्म ऑल्सो रिफर्स टू टाइप्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर सच एज इन द जॉनराज ऑफ साइंस फिक्शन और द डिटेक्टिव स्टोरी। तो हर तरह का है ना, कोई भी जो कैटेगरी है उसे हम जॉनरा बोल सकते हैं।
Next is genteel tradition. Genteel tradition, a term coined by critic George Santayana to describe the literary practice of certain late 19th century American writers, है ना, इसे हम कहते हैं genteel tradition, especially the New Englanders. Followers of the genteel tradition emphasized conventionality in social, religious, moral, and literary standards. Some of the best known writers of the genteel tradition are R.H. Stoddard and Bayard Taylor. Next is Gilded Age. क्या होता है ये? A period in American history during the 1870s characterized by political corruption and materialism. Again, a period in American history during the 1870s characterized by political corruption and materialism. A number of important novels of social and political criticism were written during this time. Examples of Gilded Age literature include Henry Adams' Democracy, F. Marion Crawford's and American Politician. कुछ ही और दो तीन कर लेते हैं, then we'll end this. Next is Gothicism. Again इसके ऊपर पूरा एक PDF हमारे पास अवेलेबल है Gothic literature के ऊपर भी. So in literary criticism, works characterized by a taste for the medieval or morbidly attractive. A Gothic novel prominently features elements of horror, supernatural, gloom, and violence, clanking chains, terror, charnel houses, ghosts, medieval castles, mysteriously slamming doors. इस सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो गॉथिसिज्म का पार्ट है ना, गॉथिक लिटरेचर का पार्ट है. आपको गॉथिक वर्क्स के अंदर डेफिनेटली दिख जाएगा. The term Gothic novel is also applied to novels that lack elements of traditional Gothic setting, but that create a similar atmosphere of terror or dread. For example, अगर आप है ना एडगर एलन पो के वर्क्स पढ़ते हैं, उनके अंदर भी आपको गॉथिक एलिमेंट जो है देखने को मिल जाएगा. डार्क रोमांटिसिज्म भी कह सकते हैं आप थोड़े से इन अ वे, बट दैट क्रिएट अ सिमिलर एटमॉस्फियर ऑफ टेरर एंड ड्रेड. मैरी शेलीज का फ्रैंकेनस्टाइन इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है. मैरी शेलीज फ्रैंकेनस्टाइन इज perhaps the best known English work of this kind, Gothic literature का. Okay, next is ये हम कर लेते हैं, इसके बाद we'll end this session. Next time मिलेंगे फिर. Great chain of being, क्या है ये? The belief that all things and creatures in nature are organized in a hierarchy from inanimate objects at the bottom to God at the top. ये जो system है इसे हम कहते हैं Great Chain of Being. The system of belief was popular in the 17th and 18th centuries. A summary of the concept of the great chain of being can be found in the first epistle of Alexander Pope's An Essay on Man, and more recently in Arthur O. Lovejoy's The Great Chain of Being, a study of the history of an idea. Okay, next हमारा है ग्रीक ड्रामा. यहाँ पे हम रोक लेते हैं. हमारा नेक्स्ट सेशन हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे ग्रीक ड्रामा से. We'll end this session here right now. Yeah, okay. Thank you. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. अभी काफ़ी ये PDF ने अभी तक पूरा कंप्लीट भी नहीं किया है, अभी काफ़ी बाकी है. आई गेस 3 या 4 सेशन लगेंगे, एंड देन विल मूव टू आई गेस क्वेश्चंस एंड एटसेट्रा. ओके, थैंक यू.